Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back on exam दोस्त. We are back in the course on control systems. तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए भाई. हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस का लेक्चर नंबर 50 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो लेक्चर नंबर 50 में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ डू यू एनालाइज द स्टेट मॉडल. ठीक है, फटाफट से सभी लोग आ जाइए भाई. किसी को भी टाइम नहीं लगाना है. क्विकली एवरीबॉडी कम ऑन. सभी लोग आ गए भाई? चलिए जस्ट अ मिनट यार, थोड़ा सा नेटवर्क में स्विच कर लूं. ओके चलिए तो शुरू करते हैं यार आज का डिस्कशन. इसमें मैं आपसे बात करूंगा बेटा, आपने जो अब तक स्टेट इक्वेशन बनाई है वो कैसी इक्वेशन बनाई है? आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है. उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी बच्चों. आप सभी लोग तैयार हैं, मैं उम्मीद करता हूं. चलिए तो इसी बात पे शुरू किया जाए. ठीक है भाई? हाँ जी. अब क्या होता है जब हम सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन की बात करते हैं, इसका यह मतलब होता है हमें स्टेट वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है. हमें पता करना है x1t, हमें पता करना है x2t, हमें पता करना है xnt. तो यानी बेसिकली हमको क्या चाहिए भाई? बेसिकली हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए स्टेट वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. स्टेट वेरिएबल as a function of time. ठीक है भाई? अगर देखो आपको सिर्फ स्टेट वेरिएबल चाहिए, यानी कि आपको आउटपुट नहीं चाहिए. मान लीजिए आप कहते हो मुझे तो स्टेट वेरिएबल में इंटरेस्ट है, मुझे नहीं जानना यार कि आउटपुट कितना आ रहा है सिस्टम का. उस केस में बेटा आपको सिर्फ एक इक्वेशन की जरूरत होती है, दैट इज द स्टेट इक्वेशन. आपको आउटपुट इक्वेशन की जरूरत नहीं होती. यानी जो आपकी आउटपुट इक्वेशन है ना, y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको बस एक ही इक्वेशन चाहिए, x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू. आपको बस एक ही इक्वेशन की जरूरत है, x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू. यू डू नॉट नीड द आउटपुट इक्वेशन दैट y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू. इस टाइप की इक्वेशन नहीं चाहिए. अब इसको बेटा होमोजीनस बोलते हैं अगर आपका इनपुट जीरो हो जाए. अगर आप ut को जीरो लेके चलते हो, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द होमोजीनस स्टेट इक्वेशन. और इसी को नॉन होमोजीनस बोलते हैं अगर u ऑफ t आपका जीरो ना हो. अगर u ऑफ t आपका जीरो ना हो, देन इट इज सेड टू बी नॉन होमोजीनस. u ऑफ t क्या होता है बेटा? इनपुट होता है. तो इनपुट अगर जीरो है देन इट इज होमोजीनस. इनपुट नॉन जीरो है देन इट इज नॉन होमोजीनस. अब बात करते हैं बेटा होमोजीनस स्टेट इक्वेशन की. होमोजीनस स्टेट इक्वेशन अपनी क्या होगी? x डॉट इक्वल टू ए एक्स, है ना. यहां पे u को मैंने जीरो कर दिया है भाई. u को मैंने जीरो कर दिया है, तो x डॉट इक्वल टू ए एक्स विल बी माई स्टेट इक्वेशन. अब यहां पे क्या होता है बेटा, क्योंकि इनपुट नहीं है ना, तो आउटपुट जो आता है, आउटपुट एग्जिस्ट only due to initial condition. only due to initial condition. सिस्टम में कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू स्टोर्ड होगी, कोई ना कोई इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसके कारण आपका आउटपुट आ रहा है. यहां पे आपका आउटपुट इनपुट की वजह से नहीं आ रहा है. याद रखें, अगर आपने इनपुट लगाया ही नहीं है और फिर भी सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर भी आपका सिस्टम आउटपुट दे रहा है, then it is because of the initial condition. then it is because of the initial condition. बात क्लियर है? अब आप क्या कीजिएगा बेटा, अगर इनिशियल कंडीशन है तो आप दोनों तरफ लैपलास ट्रांसफॉर्म लीजिए. टेक लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों तरफ आप लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लो.
अब भाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का क्या आता है, एस एक्सेस आता है, लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन भी है तब क्या आता है, एस एक्सेस माइनस एक्स ऑफ जीरो प्लस, यही आता है, बोलो भाई, यही आता है ना, एस एक्सेस माइनस एक्स ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू ए एक्सेस। अब आप क्या कीजिएगा बेटा, ए एक्सेस को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आइए, लेकिन जैसा मैंने बताया था एस एक स्केलार है, ए एक मैट्रिक्स है, स्केलार में से मैट्रिक्स नहीं सबट्रैक्ट कर सकते, तो आप क्या बोलिएगा कि एस आई माइनस ए, याद है ना मैंने ट्रांसफर फंक्शन में भी यही स्टेप लिया था कि एस आई माइनस ए कर लिया था, वाई, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक इट इनटू अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक्सेस क्या हो गया, ये हो गया एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जीरो प्लस। ठीक है, अब अगर मेरे बच्चों आपको एक्स ऑफ टी चाहिए, आप कहते हो सर मुझको ना टाइम डोमेन में चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, लैप्लास इनवर्स ये कहेंगे। अब भाई ये जो x ऑफ जीरो है, ये जो x ऑफ जीरो है मेरे बच्चों, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो लैप्लास इनवर्स से ये तो बाहर ही आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स ऑफ जीरो प्लस। अब ये जो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स आ रहा है ना आपके पास, इसको आप कहते हो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। किस नाम से जानते हो, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो आप बेसिकली ये कहते हो, देखो कि जो आपका x ऑफ t आ रहा है ना, दिस इज फाई ऑफ t इंटू एक्स ऑफ जीरो, ये फाई ऑफ t क्या कहलाता है, दिस इज योर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स and x of 0 will be initial condition. अब ये जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट, ये आ गई लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स। अब मेरी बात को समझिएगा बेटा, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का ये मतलब होता है बेटा कि ये मैट्रिक्स आपको बता रही है स्टेट में ट्रांजिशन कैसे करना है। कैसे स्टेट का ट्रांजिशन, आपके पास ये जो इनिशियल कंडीशन है, आप इसको इनिशियल स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये जो इनिशियल कंडीशन है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द इनिशियल स्टेट। ठीक है, किस नाम से बुला सकते हैं, इनिशियल स्टेट के नाम से। आपको ये बता रही है कि x ऑफ t जो है दैट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम t। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम t इनिशियल स्टेट पे कैसे डिपेंड करती है, वो बता रहा है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। फिर से मेरी बात को सुनिएगा बेटा, स्टेट ट्रांजिशन ये मैट्रिक्स ये बता रहा है कि आपका जो स्टेट है टाइम t पे, हाउ डज इट एक्चुअली डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट। हाउ डज इट डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट, माने हाउ आर यू एक्चुअली मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द स्टेट एट टाइम t। आप किस तरह से ट्रांजिशन कर रहे हैं, ये आपको कौन बता रहा है, दिस इज बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय योर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। चमका, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या बताता है आपको। अब यहां पे बेटा आपका ये जो x ऑफ जीरो प्लस है ना, यहां पे मैं प्लस लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, ये भी आपकी एक ना मैट्रिक्स ही है। समझिएगा बात को।
ये है x1 0 प्लस m क्रॉस 1, और ये जो फाई ऑफ टी है, ये फाई ऑफ टी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है m क्रॉस m की। ठीक है, फाई ऑफ टी जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा m क्रॉस m की। x ऑफ टी और x ऑफ 0 प्लस ये दोनों एक कॉलम वेक्टर हैं, m क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर। आइए बात करते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की बेटा प्रॉपर्टीज के बारे में, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ठीक है, इससे पहले हम एक चीज पे बात करें। मान लो यार ये मैट्रिक्स पे ऑपरेशन नहीं चल रहा होता, ये सारा ऑपरेशन किस पे चल रहा होता है, स्केलार पे। मैं आपको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का ना सिग्निफिकेंस बताता हूं यहां पे, या एक ऐसा रिलेशन बताता हूं जिसे देख के आपको मजा आने वाला है। मैं कह रहा हूं मान लो बेटा ये सारा का सारा ऑपरेशन नहीं चल रहा होता हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में, ये सारा चल रहा होता स्केलार्स पे। ठीक है, जैसे ऐसे ले लो, हम ये कहते हैं, समझिएगा कि ये जो हमारा लैप्लास इनवर्स है, जिसको आप फाई टी कह रहे हो, इसको ना हम ऐसे लिखते हैं e टू द पावर ए टी। ठीक है, अब सर ये e टू द पावर ए टी कैसे हो गया, इस पे कहानी है, आइए सुनते हैं कहानी। आप अगर आप एक वन स्टेट वेरिएबल लेके चलें, ओनली वन स्टेट वेरिएबल, आप मत लो मैट्रिक्स, आप मत लो कॉलम वेक्टर, अगर आप स्टेट वेरिएबल एक लेके चलें तो आपकी स्टेट इक्वेशन कैसी दिखेगी, कैसी दिखेगी बताओ। dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक्स। यहां पे एक स्केलार बन जाएगा क्योंकि एक ही स्टेट वेरिएबल है ना, तो यहां पे ए कोई मैट्रिक्स नहीं आएगी। अब जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे बेटा एस एक्सेस इज इक्वल टू ए एक्सेस, अब आप क्या कहेंगे, अगर एक ही स्टेट वेरिएबल है तो s माइनस ए एक्सेस इज एक्स ऑफ 0 प्लस, तो x ऑफ s इज x ऑफ 0 प्लस बाय s माइनस ए, बाय s माइनस ए। तो अब इससे क्या होगा, लैप्लास इनवर्स अगर आप लेते हो दोनों तरफ, ये हो जाएगा ना भाई, लैप्लास इनवर्स से ऐसा आ जाएगा। तो बेटा इसी की एनालॉजी लेते हुए, इसी की एनालॉजी हमने लेते हुए क्या लिख दिया, e टू द पावर कैपिटल ए टी। ठीक है, तो हमने लिख दिया सिमिलर टू e टू द पावर ए टी फॉर वन वेरिएबल वी कैन राइट, समझ में आया ये फाई टी को e की पावर ए टी कैसे लिखा, फॉर m स्टेट वेरिएबल्स। अगर आपके पास m स्टेट वेरिएबल हैं तो आप e की पावर कैपिटल ए टी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई भाई, m स्टेट वेरिएबल्स के लिए आप e टू द पावर कैपिटल ए टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा बेटा, जैसे आपका e की पावर स्मॉल ए टी होता है, उसका टेलर सीरीज होता है ना, ऐसे होता है। तो ऐसे ही e की पावर कैपिटल ए टी का होता है, इस टाइप से।
तो मैट्रिक्स फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आई प्लस ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2, इस टाइप से आपका e की पावर कैपिटल ए टी चलता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ इतना? तो ये वाला पार्ट आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। मुझे बताओ यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बोलो यार, जल्दी से एक बार सभी बच्चे बोलेंगे क्लियर है कि नहीं है यहां तक। ठीक है, और एक ना ये वाला पार्ट आप शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, राइट हैंड साइड वाला। लेफ्ट वाला डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर आप स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स में बेटा टी की जगह माइनस टी रखते, अगर आप टी की जगह माइनस टी रखते, यू विल गेट फाइव इनवर्स टी। सर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, देखो समझे, इस तरह से लिखा। e की पावर 80 वाला जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, e की पावर 80 वाला जो इसका डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से आ रहा है कि फाइव ऑफ माइनस टी इक्वल टू फाइव इनवर्स टी। फाइव ऑफ माइनस टी इज फाइव इनवर्स टी। अब फाइव ऑफ टी प्लस टी नॉट होता फाइव टी इंटू फाइव टी नॉट। ये कैसे हुआ सर? e की पावर a, एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन से ही है सारी प्रॉपर्टीज। e की पावर at, e की पावर at नॉट। e की पावर a प्लस b को e की पावर a इंटू e की पावर b लिख सकते हो ना, वही लिखा है, फाइव टी नॉट। ठीक है, अब डेरिवेटिव एट t इक्वल टू 0 आएगा a। ये कैसे हुआ? e की पावर 80 था, ऐसे चलेगा, d बाय डी टी ऑफ फाइव टी ए प्लस ए टी, सॉरी ए स्क्वायर टी प्लस, ऐसे चलता रहेगा। अब अगर आप इसमें जीरो डालोगे बेटा तो ए ही तो बचेगा। अगर इसमें आप जीरो डालोगे तो ए ही तो बचेगा। फाइव के टी इज इक्वल टू फाइव टी टू दावर के, वही सेम रिलेशन e टू दावर ए के टी जो पहले में यूज किया ना, e की पावर ए टी टू दावर के, और फाइव जीरो इक्वल टू आई प्लस ए जीरो प्लस ए स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ गया आई। ठीक है, फाइव जीरो इक्वल टू आई आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ठीक है भाई, तो ये सारी प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल होती हैं जब ये एलिमेंट आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं, यानी फाइव टी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, तभी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी एप्लीकेबल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट नोट्स में ना सिर्फ आप प्रॉपर्टीज डाल लेना, इनके डेरिवेशन नहीं। ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे अगर सवाल आया ना तो सीधे 2 नंबर का आएगा, इस पे 1 नंबर का सवाल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लगती है, इसमें मेहनत लगती है, पूछेंगे तो 2 नंबर में पूछेंगे, तो काफी आपके लिए सही एक अपॉर्चुनिटी होती है यहां से 2 नंबर गेन करने के लिए। अब यहां पे बेटा क्या है ना, जैसे जैसे आपकी इनिशियल कंडीशन बदलेंगी, अगर आपका x ऑफ 0 बदलता है तो आपका x ऑफ t तो बदलेगा, लेकिन आपका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स नहीं बदलेगा। तो जो आपका सॉल्यूशन आया ना, सॉल्यूशन आपका ये आया है, x ऑफ t इक्वल टू फाइव ऑफ t इंटू एक्स ऑफ 0। तो यहां पे आपका इनिशियल कंडीशन बदलने से x0 बदलेगा, जिससे x ऑफ t बदलेगा, लेकिन आपका फाइव टी में कोई चेंज नहीं आएगा, फाइव टी विल रिमेन द सेम। ठीक है, आपका फाइव ऑफ टी
सेम रहेगा। बात चमक गई। चलो भाई, अब इसी बात पे आ जाओ, नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन पे, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक्स डॉट टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। अच्छा, एक पॉइंट और मैं लिखवा देता हूं, तो यहां से कंप्यूट वाई टी। अगर आपको आउटपुट निकालने की इच्छा है ना, तो आउटपुट यहां से निकलेगा, पहले एक्स टी निकाल लेना, फिर उससे वाई टी निकलेगा। ठीक है, पहले एक्स टी निकाल लेना, फिर वाई टी निकलेगा। हाँ, एक्स ऑफ जीरो प्लस, एक्चुअली क्या है ना, स्टेट वेरिएबल है, जीरो प्लस जीरो माइनस आपका सेम आता है, जीरो प्लस जीरो माइनस आपका सेम आता है, और जीरो पे भी वही वैल्यू होती है, इसीलिए मैंने जीरो लिख दिया था। आइए, हाँ भाई, अब यहां पे क्या करेंगे, टेक लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स। अब भाई मैंने ये थोड़ी ना बोला है कि इनिशियल कंडीशन जीरो है, तो इनिशियल कंडीशन लेके चलना। नॉन होमोजीनस का मतलब है इनपुट भी लगा है। नॉन होमोजीनस का क्या मतलब है कि इस बार इनपुट भी लगा है। अब आप एक्सेस निकालना चाहते हो, एक्चुअली आप एक्स टी निकालना चाहते हो, स्टेट वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेस निकालने के लिए जो राइट में एक्सेस वाली टर्म है ना, इसको उठा करके आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। तो आप क्या कर दो, आपको पता है जब एस में से ए घटाते हैं तो आई लेके घटाते हैं, ताकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में बना रहे। ठीक है भाई, बी यू एस। अब एक्स ऑफ एस निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स ऑफ जीरो प्लस। कल याद है ये ट्रांसफर फंक्शन में यूज हुआ था, एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी। ट्रांसफर फंक्शन निकालते टाइम यूज किया था ना, याद करो, एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी। अब यहां से टेक इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, टेक इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स। तो एक्स ऑफ टी क्या बनेगा, एक्स ऑफ टी बनेगा एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू एस। अब ये हो गया बेसिकली फाई ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ जीरो। इसको ऐसे ही छोड़ दो यार, इसका कोई वो नहीं है कि इसको कुछ कह देते हैं, इस वैल्यू को कुछ निकाल लेते हैं, जैसे हमने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोला ना, यहां पे कुछ नहीं है। यहां पे ये टर्म तो लैपलास में ही लिखी रहनी चाहिए। ठीक है, ये टर्म तो आपकी लैपलास में ही लिखी रहनी चाहिए। समझ गए क्या आता है भाई इसका स्टेट ट्रांजिशन, सॉरी, आपका ये जो आउटपुट है ये क्या आता है, ये स्टेट वेरिएबल आपका क्या आता है फॉर द नॉन होमोजीनस केस। और अगर आपको आउटपुट चाहिए, देन यू कैन सिंपली राइट सी एक्स टी प्लस डी यू टी। ठीक है भाई, आप ऐसे लिख सकते हो, सी एक्स टी प्लस डी यू टी। चमक गया अच्छे से। बोलो भाई, तो ये पता रहना चाहिए। तो इसमें देखो, पिछले वाला तो आ ही गया ना सॉल्यूशन में पार्ट, जो आपका होमोजीनस वाला पार्ट था वो तो इसमें फर्स्ट टर्म बन के आ ही गया। तो होमोजीनस का तो अलग से नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा, नॉन होमोजीनस के अंदर इंक्लूडेड होता है। अब जरा एक क्वेश्चन देखे, जो कल मैंने आपको स्टेबिलिटी बताई थी ना, उससे रिलेटेड है। देखो ये क्वेश्चन था,
गेट में जो कि है ना डिस्क्रीट से आ गया था, बड़े बड़े टीचर हिल गए थे इसको बनाने में। देखे क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम इक्वेशन रिजल्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, पढ़िएगा ध्यान से, द फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम इक्वेशन रिजल्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देख रहे हो कितने टर्म्स आ गए, मैथ्स के 2 चैप्टर खड़े खड़े आ गए एक ही लाइन के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ एन अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये देखो जी, अनडैम्प्ड भी आ गया और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस भी आ गए, एसएचओ, विद स्टेट वेरिएबल एक्स एंड वाई, इंटीग्रेशन टाइम स्टेप इज एच। सर ये एच क्या होता है बेटा, जब न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े गैप पे वैल्यूज को लेकर के ऐड करते चलते हैं। अब कितने कितने डिस्टेंस पे वैल्यू कंसीडर करनी है उसे टाइम स्टेप कहते हैं, दैट इज एच। फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। तो ये स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए बेटा, स्टेट वेरिएबल बताया गया है एक्स एंड वाई, आओ क्वेश्चन में घुस जाएं। स्टेट वेरिएबल बताया गया एक्स एंड वाई, और बेटा डिस्क्रीट टाइम बोला गया है, गेट 2015 का सवाल है, आईआईटी कानपुर ने बनाया था ये। डिस्क्रीट टाइम इक्वेशन बोला गया है। अब आपको तो आता है डिस्क्रीट वाला स्टेट वेरिएबल, तब तो बच्चों को नहीं आता था, है ना। अब देखो आपको आता है, आप क्या करोगे, आप यहां से पहली इक्वेशन से एक्स के प्लस 1 लिखो, जरा क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स के प्लस एच वाई के, लिख सकते हो बताओ। ये जो h है इसको इधर ले जाओ और फिर एक्स के को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, ऐसे यहां से दूसरी इक्वेशन से y के प्लस 1 लिख लो, माइनस एच एक्स के प्लस वाई के। एक्स के प्लस 1 वाई के प्लस 1, ये देखो ये ए मैट्रिक्स आ गई। अब बेटा स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, पोल्स निकालने पड़ते हैं। पोल्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, क्या होती है, मॉड जेड आई माइनस ए इक्वल टू 0, यही होती है ना। तो मॉड जेड आई माइनस ए, तो जेड माइनस 1 एच जेड माइनस 1, तो इक्वेशन हो गई। तो देखो यार यहां से अगर रूट्स निकालोगे, रूट्स क्या आएंगे बताओ जरा, ये जो इक्वेशन दिख रही है यहां से अगर रूट्स निकालोगे, रूट्स क्या आएंगे, h पॉजिटिव होता है ये ध्यान रखिएगा। यहां से अगर आप रूट्स निकालने जाएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट दैट यू आर गोइंग टू गेट, बताइए मुझे। आप एच स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस एच स्क्वायर बनेगा, उसका रूट कितना आएगा, प्लस माइनस आयोटा एच, तो यहां से z आ जाएगा 1 प्लस माइनस जे एच। अब आपकी स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है कि सभी पोल आपके यूनिट सर्कल के अंदर लाई करें, उसके लिए आप मॉड z निकाल लीजिए बेटा। अब खुद ये सोचो यार, मॉड z की ये जो वैल्यू आ रही है 1 से तो बड़ा ही आएगा, ये 1 से तो बड़ा ही आएगा। फॉर ऑल h ग्रेटर देन 0, हर h के लिए ये 1 से बड़ा ही आने वाला है, और अगर ये मॉड z 1 से बड़ा आने वाला है तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल, क्योंकि इट विल गो आउटसाइड द यूनिट सर्कल। अगर ये 1 से बड़ा है माने ये यूनिट सर्कल के बाहर जा रहा है, तो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो गया। चमका भाई, किस तरह से डिस्क्रीट पे क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ एकमात्र इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें इतने टाइम से डिस्क्रीट साथ लेके चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया हो, क्योंकि एक बार यार आईआईटी ने हिम्मत कर ली इस टाइप का सवाल पूछने की, अब क्या पता यार तुम्हारी किस्मत ऐसी होगी तुम्हारे वाले ईयर में फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। बट क्लियर हुआ ना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बट मैक्सिमम बच्चे ना डिस्क्रीट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते ही नहीं है, मैक्सिमम टीचर डिस्क्रीट वाला कॉन्सेप्ट कराते ही नहीं है। जब ये कराएंगे ही नहीं तो एग्जाम में दिक्कत तो आ ही जाएगी। अगर आपको पता नहीं होता ऐसे z ट्रांसफॉर्म से करते हैं तो आप तो ये इक्वेशंस का मीनिंग भी नहीं समझ पाते।
आप यहां से यहां ही नहीं आ पाते। और जब तक आप ए मैट्रिक्स नहीं निकालते, देखो ए मैट्रिक्स के बाद सारा आसान था, लेकिन ए मैट्रिक्स तक कैसे आते? अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है राजू भाई? देखो बचपन में पढ़ते थे ना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, जहां पे कोई बॉडी अपनी मेन पॉइंट के अबाउट या मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करती थी। तो ये बोल रहा है अनडैम्प्ड सिस्टम था मेरा। देखो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसने एक फिजिकल सिस्टम लिया जो कि एक अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था। एक फिजिकल सिस्टम लिया विच इज एन अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, तब ये इक्वेशन उसको मिली। तो बेसिकली उसका इस क्वेश्चन से कोई वास्ता नहीं है इस सब इंफॉर्मेशन का। वो तो ये बता रहा है ये इक्वेशन मैंने निकाली कहां से, हमें क्या करना, हमारे पास तो ये इक्वेशन है, हमें स्टेबिलिटी की बात करनी है। ये इक्वेशन फिजिकली या प्रैक्टिकली कहां से आई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो अब एक ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट मॉडल। ठीक है जी, ये आपका यूटी होगा। यूटी इज द इनपुट विच इज यूनिट स्टेप। ठीक है, ये 4 सेकंड क्या है, ये 4 होगा, 4s का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये 4 होगा बस। ठीक है, ये जानना चाह रहा है आपसे बेटा, लिमिटिंग टी टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये बेसिकली ये पूछ रहा है। देखो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, फिर आगे क्या आप कीजिएगा। काफी सारे क्वेश्चन है हमारे पास करने के लिए। ये देखो ऐसा ये जानना चाह रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, x1t और x2t निकालना पड़ेगा। यहां 0 माइनस पे वैल्यू 0 दे रखी है, यानी कि नो इनिशियल कंडीशन, 0 इनिशियल कंडीशन। आइए बनाते हैं, कैसे बनेगा। आपको क्या पता है बच्चों कि x ऑफ t आपका कैसे आता है, पाई टी इंटू x0 प्लस लैपलास इनवर्स SI माइनस ए इनवर्स बी यूएस। अब ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका x ऑफ 0 तो 0 है, करेक्ट। इनिशियल कंडीशन आपकी 0 दे रखी है ना, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। क्या कह रहे हो, -4/9। चलो देखते हैं यार अभी, वैसे नेगेटिव में कैसे आ रहा है, 4/9 कह रहे हो या -4/9? अब सेकेंड टर्म पे बात करनी है, पहले SI माइनस ए निकालिए। SI माइनस ए लिख लेते हो ना डायरेक्ट, S0 0 S+9, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई बेटा। मैंने बताया था ना डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे लेते हैं, उसके सभी एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में ही कीजिएगा। अब SI माइनस ए इनवर्स बी, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये तो आ जाएगा 0, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 4/S+9। ये आया देखो। अब आपको अगर x ऑफ t चाहिए तो आप इसका लैपलास इनवर्स लीजिए भाई। ठीक है,
अब यार ये जो नीचे वाली टर्म है इसको पार्शियल फ्रैक्शन से खोलना पड़ेगा ना। ये देखो, ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से खोल लिया इसे। अब x ऑफ t कितना आ गया? वैसे तो चाहते ना तो फाइनल वैल्यू थ्योरम भी लगा सकते थे, क्योंकि आपको इन्फिनिटी पे इनका वैल्यूज चाहिए ना। आप चाहते तो फाइनल वैल्यू थ्योरम भी लगा सकते थे। तो देखो x1t तो आपका पहले वाला स्टेट वेरिएबल आ गया 0, दूसरे वाला स्टेट वेरिएबल आ गया अब लिमिटिंग t टेंडिंग टू इंफिनिटी x1t। समझ रहे हो? तो देखो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा रहता है यार, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिमाग वाला कुछ है, बट इसका सॉल्यूशन में मेहनत होती है। अब e की पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 हो ही जाएगा। ये हो गया 4/9। ठीक है, क्या आ गया भाई? 4/9। चमक गया सभी को? बताओ भाई, चमका सभी लोग को? जल्दी से बोलो किस टाइप से अप्रोच करना है। यही बेसिक फॉर्मूला है जो आउटपुट का है ले देके, इसी फॉर्मूले को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चल। हाँ, फाइनल वैल्यू थ्योरम से कर सकते थे बच्चों। जब यहां तक आ चुके हो तो आपको अगर इसका इनफाइनाइट टाइम पे वैल्यू चाहिए तो लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0 s एक्सेस कर दो। जब आप यहां पे आ ही चुके हो, ये एक्सेस है ना, तो इसमें लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0 s एक्सेस कर दो, तो भी आपको वैल्यू सेम मिल जाएगी 0 और 4/9। फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये ट्राई करोगे बच्चों। आपको t इंफिनिटी पे x1t और x2t बताने हैं। इस बार इनिशियल कंडीशन भी दी है और इस बार आपको इनपुट भी दिया है ut। ठीक है, चलो बनाओ। और ऐसा मत सोचना ut हमेशा यूनिट स्टेप होता है। ut का यहां क्या मतलब होता है? इनपुट कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में यूनिट स्टेप दे रखा है, करो फटाफट। देखें भाई, करेक्ट आंसर निकालो, मजा आएगा। नहीं, +4/9 आ रहा है नेहा। लिमिट डालने पे -4/9 कहाँ आ रहा है? 4/9 1 माइनस e की पावर -90 है ना। t इंफिनिटी डालोगे तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म 0 हो गई, 1 वाली टर्म बची, 4/9 ही तो बना। -4/9 कहाँ है? चलो देखें क्या। चलो यार मैं भी स्टार्ट करता हूं, आप लोग ऑलरेडी लीड ले चुके हो। तो सबसे पहले मैं कहां से शुरू करता हूं ना, मैं SI-A से शुरू करता हूं। ठीक है, कहां से शुरू कर रहा हूं? SI-A से, क्योंकि वो तो देखो चाहिए ही होगा, पहली टर्म में भी चाहिए होता है। ठीक है, ये क्लियर है? अब ये देखिएगा कि 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे लिया जाता है। पहले डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, फिर डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। अब दोनों डायगोनल एलिमेंट तो सेम है, एक्सचेंज करने से क्या ही हो जाएगा? 0 और यहां पे 1।
ऑफ डायगोनल को नेगेटिव कर देते हैं, जो भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और डायगोनल वालों को आपस में एक्सचेंज कर दो। अब देखो आप चाहो ना तो यहां से फाई टी निकाल सकते हो, इसका लैपलास इनवर्स लेना है, ठीक है। अब 1/s-1 का होगा e की पावर t, 0 का 0, 1/s-1² t e की पावर t, और फिर से e की पावर t, ये आ जाएगा। ये आपका फाई टी हो गया। अब आपका बेटा जो फर्स्ट टर्म आता है ना रिस्पॉन्स में, वो आता है फाई टी इंटू x(0), ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है। x(0) कितना दे के रखा है भाई, ये दिया है 10, कितना दिया है 10। ये देखो ये पहली टर्म हो गई। अब आगे क्या करेंगे, एस आई माइनस ए इनवर्स बी करोगे, ओहो, यहाँ पे तो अभी लैपलास वाली टर्म चलेगी ना, यहाँ पे अभी हम लैपलास डोमेन में ही है, ठीक है, तो यहां मत स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स घुसा देना। अब बी कितना दिखाया देखना जरा, बी दिखाया है 1, ठीक है, माइनस टी की पावर टी आ रहा है, -1 कैसे आ रहा है, नहीं हाँ टी ही आएगा बेटा, टी ई की पावर ए टी का होता है 1/s-a का स्क्वायर, क्योंकि -d/ds होता है ना, टी ई की पावर टी करोगे तो -d/ds होगा। आज इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर रहे हो बच्चे। तो देखो पहली टर्म में मल्टीप्लाई हुआ पहली रो में तो ये आ गया, दूसरी में हुआ तो ये आ गया। ठीक है भाई, तो 1/s-1 और इसका एलसीएम लोगे ना तो s/s-1 का स्क्वायर, ये बन गया। अब आपको क्या करना है बेटा, एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू एस, यू ऑफ एस क्या होगा 1/s होगा, यूनिट स्टेप है ना तो 1/s होगा, तो एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू एस, अब इसमें 0 डालोगे तो -1 और 1 डालोगे तो 1, ये देखो। अब इसका लैपलास इनवर्स ले लो यार, यहां से ना आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी, इसका जो आप लैपलास इनवर्स लेंगे वहां से आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। अब इन दोनों का एडिशन, ये जो दो इक्वेशन आई है ना, एक तो आपकी पहली टर्म आ गई एक दूसरी टर्म आ गई, इन दोनों को सम कर देना, ये बनेगा आपका, ठीक है, ये आपका बन गया, ये हो गया x1t, ये हो गया x2t, इसमें भी t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे पूछा है,
दोनों ही इनफाइनाइट आएंगे भाई, क्योंकि e की पावर प्लस टी है ना, e की पावर प्लस टी एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग है। और यहां फाइनल वैल्यू थ्योरम भी नहीं लगा सकते। क्या सर, आपने गलती से क्वेश्चन +1 दिया है, आपने -1 ले लिया है। बेटा मैंने SI माइनस ए लिया है, ए को सब्ट्रैक्ट करो SI में से, S इंटू आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करो नेहा। अब आप ए को सब्ट्रैक्ट करोगे, S में से 1 घटाया, फिर 0 में से 0 घटाया, फिर S वाले में 0 आता है, 0 में से 1 घटाया -1, फिर S में से 1 घटाया S -1। यही तो बनेगा, करके देखो ना। SI माइनस ए के साथ माइनस साइन है ना बेटा, तो वो -1 नहीं हो जाएगा। चल क्लियर हो गया। अब देखो यार, यहां पे जो रिस्पॉन्स आता है ना, रिस्पॉन्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, दैट u ऑफ t इज जीरो, नो इनपुट इज अप्लाइड। अगर इनपुट नहीं लगाए हो तो आउटपुट कैसे आ रहा है, आउटपुट इज ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस। तो जो आपका x ऑफ t ये आता है ना, फाई टी इंटू एक्स जीरो, और फिर y ऑफ t, और ये ध्यान रखना बेटा एग्जाम में x ऑफ t मांग रहा है या y ऑफ t। DUT तो आएगा नहीं, UT आपका 0 है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में नेगेटिव साइन आएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम कहां से आ गया, 2x2 की मैट्रिक्स ही तो है। तो यहां पे आप क्या कह रहे हो, u ऑफ t आपने 0 ले रखा है, तो इसको आप बोलते हो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ठीक है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का मतलब है दैट द इनपुट हैज बीन टेकन एज 0। अब बताओ क्या डाउट आ रहा है पिछले वाले में। नॉन कॉजल कह सकते हो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कहां पे बेटा, मैं समझा नहीं। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में नेगेटिव साइन आएगा, 2x1 में। कौन से वाले में बताओ। 2x1 की तो बहुत सी मैट्रिक्स हैं, ये भी 2x1 है, ये भी 2x1 है। ये वाले में कह रहे हो यहां पे माइनस आना चाहिए। और आदित्य भाई कौन से वाले स्टेप में, यूएस वाले में, ये वाला। बेटा यूटी दे रखा है 1/s, यूटी आपका यूनिट स्टेप है, तो 1/s, 1/s अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 1/s इंटू s माइनस 1। इसका s कट जाएगा, 1/s माइनस 1 का स्क्वायर। यहां पे यूएस है आपका 1/s। क्या कह रहे हो, कौन से वाले में, SI माइनस ए इनवर्स में। कहां पे माइनस लगाओगे बताओ। ये माइनस का +1 हो गया, 1/s माइनस 1 का स्क्वायर, तो यही तो बनेगा। ये कह रहे हो क्या, ये कि -1 आना चाहिए था। ऑफ डायगोनल का नेगेटिव लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज करते हैं बेटा। तो इन दोनों को एक्सचेंज करो, इनको नेगेटिव कर दो। 2x2 का हमें इनवर्स लेते समय ऐसा करना पड़ता है कि डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज और ऑफ डायगोनल नेगेटिव। ठीक है, सिंपल तो है ये चीजें, इसमें कहां कंफ्यूज हो रहे हो। अब देखो अगला होता है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। यहां पे आपका इनिशियल कंडीशन 0 होता है, तो यहां पे x ऑफ t जो आता है वो सिर्फ सेकंड वाली टर्म आता है, SI माइनस ए इनवर्स b US।
तो यहां पे जो आउटपुट आता है, आउटपुट इज ओनली ड्यू टू इनपुट, ठीक है, आउटपुट इज ओनली ड्यू टू इनपुट, इसको आप बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो बेसिकली एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो आपका टोटल रिस्पॉन्स है ना बेटा, टोटल रिस्पॉन्स दो चीजों से बना है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। याद है ये चीज मैंने आपको नेटवर्क में भी बताई थी। दिस इज बेसिकली योर जीरो इनपुट रिस्पॉन्स ZIR एंड दिस इज योर जीरो स्टेट रिस्पॉन्स ZSR। तो ये टोटल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। टोटल रिस्पॉन्स आपका दो रिस्पॉन्स से बनता है। तो देखो एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्ट पूछ ले, जरूरी नहीं ना पूरा का पूरा पूछे। अब ये वाला देखो भाई, यहां पे क्या है, x1 डॉट, ये डॉट होगा बेटा, ये जो जीरो लिखा हुआ है ना ऊपर, दिस विल बी डॉट, ये दे दिया, प्लस b दे दिया, y1 आपका है YT, तो बेसिकली ना ये YT जो है ये इस टाइप से है। दो आउटपुट हैं आपके सिस्टम के अंदर, इस टाइप से, ठीक है। दोनों को अलग अलग लिख के दे रखा है, एक्चुअली यहां पे 2x2 का मैट्रिक्स है, दो आउटपुट है Y1 और Y2। अब YT निकालना है बेटा, यहां पे इनपुट तो आपको दे नहीं रखा, UT आप मान लो यूनिट स्टेप, आप मान लो यूनिट स्टेप इनपुट आपने लगाया, एंड नो इनिशियल कंडीशन, ऐसा आप लेके चलिए कि आपने यूनिट स्टेप इनपुट लगाया और कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है। यानी आपको क्या निकालना है बेटा, यहां पे एक तरह से आपको जीरो स्टेट रिस्पॉन्स निकालना होगा, ठीक है। चलो भाई करो ट्राई। आया भाई आंसर, चलो देखें। सबसे पहले SI माइनस ए निकाल लो, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इनवर्स इसका फटाफट आता है भाई,
एस आई माइनस ए इनवर्स बी एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू एस। यूएस आपका यूनिट स्टेप है ना बेटा, तो 1/s होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया x ऑफ s। y ऑफ s आपको दे रखा है सी एक्सेस, बेसिकली y में ना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। ये जो सी मैट्रिक्स है ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लो भाई। ये आ गया। ठीक है, 0 और हाफ e टू द पावर 2t माइनस 1, ये आपका yt आ गया। समझ गए, c और मल्टीप्लाई करना है, बस इतना डिफरेंस है। चलो अगला देखो यार जरा। 0 1 minus 20 minus 9, comment on the stability of the closed loop system, calculate zeta and omega n, calculate time required for the unit step response to settle within 2% steady state error for unity feedback system। तो बेटा यहां पे जितनी भी चीजों पे बात की गई है ना, इस सब के लिए आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो फटाफट से आप लोग इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो। मैंने आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना सिखाया ना, सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। चलो निकालो। जस्ट गिव मी अ मिनट, आप लोग करिए। देखें भाई, स्टार्ट करें इसे। आइए, मुझे लगता है अब तक तो आप लोगों का बन जाना चाहिए था ये। देखो भाई, पहले एस आई माइनस ए निकालते हैं। अब तो ये मैट्रिक्स से आपकी दोस्ती हो जानी चाहिए।
ये मैट्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है नेहा बेटा, ये मैट्रिक्स सही आई। एस आई माइनस ए इनवर्स क्या करोगे? ये हुआ। अब एस आई माइनस ए इनवर्स बी डायरेक्ट लिख दूं बी मल्टीप्लाई करके? बोलो भाई, डायरेक्ट लिख दूं बी मल्टीप्लाई करके? 0 1 की एक मैट्रिक्स ही तो मल्टीप्लाई करनी है। ये हो गया। अब सी आप इसके अंदर और मल्टीप्लाई करोगे ट्रांसफर फंक्शन के लिए। सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी। सी कितना है? -19 -15। अब आप क्या करेंगे? सी प्लस डी। डी कितना है बेटा? डी है आपका 1। तो एलसीएम जब आप लोगे एस स्क्वायर -6s + 1, ये आ गया ना? ये आपका आ गया बेटा YS/RS ट्रांसफर फंक्शन। अब सबसे पहले आप अगर स्टेबिलिटी के लिए बात करें तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है S² + 9s + 20 = 0। तो इसके पोल्स कहां आ रहे हैं बेटा? पोल्स आ रहे हैं S = -4 एंड -5 लेफ्ट हाफ प्लेन, यानी दिस सिस्टम इज स्टेबल। ये सिस्टम कैसा है आपका? स्टेबल आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन से कर दिया। अच्छा, अब जीटा एंड ओमेगा एन। अब आप सेकंड वाले को कंपेयर करो S² तो ओमेगा एन तो हो गया बेटा √20। √20 कितना आता है? 4.472। टू जीटा ओमेगा एन हो गया 9, जिससे जीटा कितना आ गया? 1.0062। अब तीसरे वाले पार्ट में पूछ रहा है भाई टाइम रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स टू सेटल विद इन ±2%। तो ±2% के लिए आप क्या कहते हैं? यहां पे ओवर डैम्ड सिस्टम है बेटा। यहां पे दो टाइम कांस्टेंट्स हैं आपके। ठीक है, दो टाइम कांस्टेंट कौन कौन से हैं? एक 1/4 और एक 1/5। जो ज्यादा होता है उसी को डोमिनेटिंग मान लेते हैं। 4T1 आप लिख दो, क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, जो ज्यादा होता है उसको डोमिनेटिंग मान लेते हैं, T1 ग्रेटर देन T2। चौथे में बोल रहा है एरर बताना है यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। तो जीएस निकालना पड़ेगा यूनिटी फीडबैक के लिए। कैसे निकालना बताया था जीएस?
न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस माइनस 6s प्लस 1 डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एस स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा 9 माइनस माइनस 6 15s 20 माइनस 1 इज 19। ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई टाइप 0। तो एरर ड्यू टू पैराबोलिक इनपुट विल टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, एरर ड्यू टू पैराबोलिक इनपुट विल टेंड टू इंफिनिटी। ये टाइप 0 सिस्टम है। ठीक है, ये टाइप 0 सिस्टम बन रहा है। क्लियर हो गई बात? हाँ सही हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी अगर आपने क्लोज लूप भी देखा होगा तो भी टाइप 0 ही था, और इसको ओपन लूप में कन्वर्ट करके भी टाइप 0 आ रहा है। चलो ये देखो भाई, स्टेडी स्टेट एरर बताना है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। फटाफट करेंगे, कम ऑन एवरीबॉडी। स्टेडी स्टेट एरर बताना है। मैं आपको 1 मिनट का लीड दे रहा हूं, 1 मिनट का लीड दे रहा हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। चलो 1 मिनट आप मेरे से आगे चले जाइए। ट्रांसफर फंक्शन से ही करना, यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करके। ठीक है, चलो काफी सारे क्वेश्चन यार, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। करो। चलो भाई, हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं। एस एस आई माइनस ए इनवर्स दो बाय दो में डायगोनल एक्सचेंज ऑफ डायगोनल नेगेटिव बी है 0 1 अब सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी। डी तो देखो दे नहीं रखा, तो बस यहीं तक जाने की जरूरत है। डी तो आपको दिया नहीं है, तो 1 0 मल्टीप्लाई कर दो। अब जीएस के लिए क्या कर लो बेटा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ये हो गया टाइप 1। क्या हो गया टाइप 1? स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इज इक्वल टू 0। स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इज 0। ये टाइप 1 बन रहा है ना भाई। हाफ कहां से निकाल दिए भाई? फिर सीधा इससे ही कर दिए क्या, केपी निकाल दिए क्या सीधा क्लोज लूप वाले से? उसको ओपन लूप में कन्वर्ट तो कर लो। यहां से जो ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है वो क्लोज लूप का आ रहा है, पहले उसे ओपन लूप तो बना लो। ठीक है, चल ये देखो yt निकालना है। चलो भाई yt निकालना है, कम ऑन। ये आपका x है और ये x 0 दे रखा है।
ठीक है, देखो यहां पे BU वाली टर्म नहीं दे रखी, ये जो मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स है, तो यहां पे B मैट्रिक्स मिसिंग है। B मैट्रिक्स अगर मिसिंग है तो आपको क्या मानना है, आपको जीरो इनपुट रिस्पॉन्स निकालना है। ठीक है, ओनली ड्यू टू इनिशियल कंडीशन। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंडीशंस के कारण। B से मल्टीप्लाई किया तो है, ये बनाया तो है 1 और S, तभी तो बनाया 0 1 से मल्टीप्लाई करके, ये आया तो SI माइनस A इनवर्स B। फिर उसके बाद C से मल्टीप्लाई किया, वरना ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी 1 और S में कन्वर्ट हो गई ना। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। इतनी जल्दी भूल गए क्या भाई टाइम रिस्पॉन्स वाला चैप्टर तुम लोग? यहां से बस ट्रांसफर फंक्शन ही तो लगा रहे हैं, बाकी की नॉलेज तो हम टाइम रिस्पॉन्स वाली लगा रहे हैं, और कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना सीख रहे हैं हम अलग से। चलो भाई 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे तो अगले सेशन में इसका कैरी ओवर कम रहेगा। अरे ठीक है, तुम लोगों से मिल गया सर्टिफिकेट के, पिछले वाले का 0 ही आएगा, इसका तो बता दो। चलो मैं इसका स्टार्ट कर रहा हूं, तुम लोग करना ही नहीं चाह रहे, आगे निकलना ही नहीं चाह रहे। SI माइनस A करेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इस चैप्टर के लिए ना तुम्हें मैट्रिक्स से दोस्ती करनी पड़ेगी भाई। अब फाइट ही निकाल लो, क्योंकि हमें तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स चाहिए ना भाई, तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स तो फाइट ही इंटू x0 ही हो जाता है। फाइट ही इंटू x0। x0 कितना है बेटा, 1 1 है, 1 1 है ना, तो ये आ जाएगा। C का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज माने ऐसे है, ये आ गया। क्यों करना होगा यूएस से, मैं तो ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहा था ना भाई, मेरे को आउटपुट थोड़ी चाहिए था, समझे? मेरे ट्रांसफर फंक्शन में BUS थोड़ी ना आता है, वो तो सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन में आता है ना। यहां पे यूएस से क्यों मल्टीप्लाई करोगे बताओ? पीके भाई कंफ्यूज हो रहे हो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में। चलो देखो यहां पे YT पूछ रहा है T इक्वल टू ln2, ये सेम ही तो क्वेश्चन है। यहां पे डायरेक्टली ln2 पे निकाल दो, YT आपका अभी कितना आया है? सिक्स। ठीक है 6 आएगा, सिंपल। पिछले वाले क्वेश्चन का ही कैरी ओवर पार्ट है यार। ये देखो स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है, ABC दिया है। अगर आपसे स्टेप रिस्पॉन्स पूछ रहा है तो आप जीरो इनिशियल कंडीशन लीजिए और यूनिट UT को मानिए यूनिट स्टेप, जो इनपुट लीजिए यूनिट स्टेप। चाहे तो ट्रांसफर फंक्शन से कर लो, चाहे तो बेसिक से कर लो, ठीक है, किसी से भी कर सकते हो, ट्रांसफर फंक्शन से भी कर सकते हो बेटा, और इसको बेसिक से भी बना सकते हो। बनाओ जरा।
चलो भाई, कम ऑन एवरीवन, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे यार। आज के दोनों सेशंस में ना आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टेट स्पेस की। तो आज आपका स्टेट स्पेस खत्म हो जाएगा, फिर कल अपनी लास्ट यूनिट रहेगी, दैट इज द कंट्रोल सिस्टम डिजाइन। ठीक है, लास्ट यूनिट करेंगे कल। और आज रात को जो है ना पावर सिस्टम के कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं, रात को 9:30 बजे। तो यूट्यूब पे लाइव आ जाना। और गेट के फॉर्म आ गए हैं भाई, गेट के फॉर्म भरना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वेट मत कीजिएगा मुहूर्त का कभी कि भैया मुहूर्त निकलेगा तो हम भरेंगे। चलो, अब इसको मैं शुरू कर रहा हूं, आप लोगों को ऑलरेडी लीड दे चुका हूं। पहले SI-A करेंगे। वैसे इस वाले टॉपिक में नेहा और पीके इतना कंफ्यूज कैसे हो रहे हो भाई? तुम लोग तो यार जनरली अच्छा परफॉर्म करते हो। देखो, डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज और ऑफ डायगोनल का नेगेटिव। SI-A 1 B जो है 1 1 है। US जो आपको लेना है बेटा वो यूनिट स्टेप लेना है, यानी 1/S लेना है। अब YS इक्वल टू 1 1 XS, C दे रखा है ना 1 1, तो 1 1 अगर मल्टीप्लाई करोगे 2S-1। अब बस देखो क्या रह गया यार, पार्शियल फ्रैक्शन करना रह गया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन अगर करोगे 0 डालोगे तो -1/-3, -1 डालोगे तो -3/-4 और -1, और अगर 3 डालोगे तो 5/3 इंटू 4 5/12। देखो यही आ रहा है। एक बार कोएफिशिएंट्स कंफर्म कर दो यार, तो YT हो जाएगा 1/3 प्लस 5/12। ये बताओ यही आ रहा है? अच्छा, S+3 आएगा, हाँ सही बोल रहे हो। वही मैं सोच रहा है राइट हाफ में कहाँ से चला गया। अब 0 डालोगे, -1 डालोगे तो 3/2 आ जाएगा। -3 डालोगे तो -1/-3 और -2 6। ये आया? बोलो यही बन रहा है? फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो जाएगा भाई। यही आ रहा है ना? 5/3 5/4 आना चाहिए यार।
नहीं 5/3 आएगा, सही बोल रहे हो। ठीक। कैलकुलेशन बेटा प्रैक्टिस से ही फास्ट होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि तुम मुझसे पढ़ोगे तो फास्ट हो जाएगा। मेरे भाई मुझे तो ज्यादा क्वेश्चन कराने, मुझे थोड़ा तो फास्ट चलना ही पड़ेगा ना। अब ये देखिए भाई, द स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज गिवन, कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट ZS। चलो भाई, लेकिन यहां पे इनपुट मिसिंग है यार। इसको आप यूनिट स्टेप मान लो, और क्या कर सकते हो, यही कर सकते हैं ले दे के। चलो फटाफट यार, ये वाला क्वेश्चन और कर दो, चलो बाकी के क्वेश्चन अगले सेशन में देख लेंगे। डायरेक्ट वाला भी बता दूं कैसे करते हैं माने? डायरेक्ट वाला क्या, मैं बोला था ट्रांसफर फंक्शन निकाल के कर लो, ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट फिर 1/s ले लेना, तो आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आ गया तो उसका लैपलास इनवर्स, ये मैं बोला था। मेहनत तो बराबर ही पड़ती है, SI-A 1B, CSI-A 1B करते, फिर उससे ट्रांसफर फंक्शन आता, फिर उसमें 1/s मल्टीप्लाई करते। ले दे के यहां भी वही करा है। चलो शुरू करें भाई इसको, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप देखिए, SI-A बनाएंगे, SI-A इनवर्स, ये हो गया। ठीक है, अब SI-A इनवर्स B, S² प्लस 11S प्लस 11, B है 0 और 10, ठीक है। SI-A इनवर्स B US, अगर आपने यूनिट स्टेप लिया है तो क्या होगा, ये आपके पास क्या आ गया ना बेटा, ये आपके पास आ गया एक्सेस। Z ऑफ S क्या होगा, XS/S+1, ठीक है। लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0, SZS, S से S कट जाएगा, यही बनेगा यार, यही आ रहा है।
हाँ, दो टर्म आएंगी ना, 10/11 10/11, दोनों टर्म आपकी 10/11 आ रही है। यही आ रहा है आपका आंसर, बताओ जल्दी से बोलो, यही दो टर्म आ रही है 10/11। चलो फिर इसके आगे जो है ना हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं और कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी सिखाऊंगा। इसके आगे का क्या कॉन्सेप्ट है, आ तो गया, आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, जेड एस यही आएगा, जेड इन्फिनिटी। जेड भी एक मैट्रिक्स है ना, जैसे एक्स एक मैट्रिक्स है तो जेड भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। चल, तो उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट सेशन में कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी हम लोग करेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 7:30 पे मिलते हैं, सब लोग तैयार रहिएगा भाई, ठीक है। इस सेशन के बचे हुए क्वेश्चन और अगला टॉपिक, चलिए, थैंक यू एवरीवन।